Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 9 for the course of Design of Structures. This course is generally for BSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 9 and week number 9. These are your reference textbooks related to the design of structures. Design of structures basically is the mixture of various topics which are normally connected with the structures, which are normally connected with the retaining walls, also connected with the bridges also. तो उसके लिए various types of books हैं, available हैं, आपको मैंने provide भी की हैं, even आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये आपके चंद रेफरेंस बुक्स हैं. इनके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. So in our today's topic we are going to discuss about the multi-story buildings. Last classes में हमने retaining walls डिस्कस किए थे, उसके बाद bridges डिस्कस की थी. Then we are now going for the new topic जो कि आपका multi-story building है, high rise buildings जिनको कहते हैं. उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उनको आज हमने डिस्कस करना है. तो summary of the previous lectures. In our first classes we discussed about the retaining walls. नॉर्मली जो डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स का कोर्स है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लैब वर्क एंड थ्योरी वर्क. तो लैब का जो 3 घंटे का जो टाइमिंग है बेसिकली वो भी आपका थ्योरी के लिए ही है, जिसके अंदर हम डिज़ाइन वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं, जो कि आपको वकास साहब करवा रहे हैं. म्यूचुअली जो है वो हम आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं. और उनको मैंने रिटर्निंग वॉल्स के अंदर जो टास्क वगैरह दिए हुए थे, सच एज ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल का डिज़ाइन था, सेमी ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल का डिज़ाइन था. उसके बाद जो है वो हमने कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल जब कंप्लीट कर लिया तो आपने कम्युलेटिव जो है वो 4 कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल्स को एज अ कम्युलेटिव डिज़ाइन करने के बाद आपने एक स्विमिंग पूल बनाना है. तो दैट वाज द टास्क ऑलरेडी गिवन टू यू बाय योर लैब इंस्ट्रक्टर. देन वी डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू द ब्रिजेस. ब्रिजेस के अंदर हमने ब्रिजेस का मेन इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने टाइप्स डिस्कस किए ब्रिजेस के. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ब्रिज स्पेसिफिकेशंस आल्सो. प्री-स्ट्रेसिंग को थोड़ा सा हमने रिवाइज किया. व्हाट आर द कंपोजिट मेंबर्स एंड डिजाइन ऑफ अ प्री-स्ट्रेस कंपोजिट आई गर्डर हमने डिस्कस भी किया और डिजाइन भी किया. हमने जो प्री-स्ट्रेस गर्डर डिजाइन किया दैट वाज एन इंटीरियर गर्डर. और लैब की ड्यूरेशन के अंदर विकास साहब आपको एक्सटीरियर गर्डर से रिलेटेड भी चीजें पढ़ा रहे होंगे. तो आज हम आते हैं न्यू टॉपिक के ऊपर. सो इन आवर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू द डिजाइन और व्हिच इज रिलेटेड टू द डिजाइन फिलॉसफीज रिलेटेड टू द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. कि जब आप एक मेगा स्ट्रक्चर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या हाई राइज बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं उसके लिए आपके पास कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं और व्हाट आर द डिजाइन फिलॉसफीज जो कि आप फॉलो करते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए, उनका बेसिक बैकग्राउंड हम लेते हैं. और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को एनालाइज करेंगे. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दीज आर योर यूनिट्स जो कि हम नॉर्मली सिस्टम्स फॉलो कर रहे होते हैं. सिस्टम इंटरनेशनल फॉलो कर रहे हो आप, या मैट्रिक सिस्टम फॉलो कर रहे हो, या ब्रिटिश सिस्टम फॉलो कर रहे हो जिसको हम FPS सिस्टम भी कहते हैं. मैट्रिक सिस्टम के अंदर हमारा MKS सिस्टम कहलाता है और सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो नॉर्मल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है. तो जिसके अंदर हम फोर्सेस को डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, जैसे SI यूनिट में हम फोर्स को किलोन्यूटन, न्यूटन और किलोग्राम वगैरह के अंदर भी कंसीडर कर रहे होते हैं. समहाउ लेंथ्स को हम मिलीमीटर या मीटर के अंदर कंसीडर करते हैं और स्ट्रेसेस को हम पास्कल, किलो पास्कल या मेगा पास्कल के अंदर हम कंसीडर कर रहे होते हैं. इसी तरह से अगर आप मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो फोर्सेस आपके ग्राम या किलोग्राम में कंसीडर हो रहे होते हैं. लेंथ्स आपकी सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर के अंदर बात हो रही होती है. और आपके जो स्ट्रेसेस हैं वो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टन पर मीटर स्क्वायर के अंदर जो है वो आप उसको कंसीडर कर रहे होते हैं. इसी तरह से अगर आप ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपका FPS सिस्टम कहलाता है, जिसको हम फिट पाउंड सिस्टम भी कहते हैं. यानी फोर्सेस आपके फिट या आपके जो फोर्सेस हैं वो पाउंड्स के अंदर कंसीडर हो रहे होते हैं. उनको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 पाउंड फॉर एग्जाम्पल हो गया. उसी तरह से लेंथ जो है वो आपकी इंचेस या फिट के अंदर कंसीडर हो रही होती हैं. और स्ट्रेसेस बेसिकली जो है वो आपकी PSI के अंदर पाउंड पर इंच स्क्वायर या KSI जिसको हम किप पर इंच स्क्वायर कंसीडर करते हैं, या जो है वो आपका 1 KSI इज इक्वल्स टू 6.895 मेगापास्कल भी कहलाता है. तो ये आपके एक ब्रॉड यूनिट्स थे जिनको हम हमारी जो अपकमिंग जो डिज़ाइन एग्जाम्पल्स हैं या हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को जब एनालाइज करेंगे तो उसके अंदर वेरियस सिस्टम्स जो हम यूज़ करते हैं या इनमें से कोई भी एक सिस्टम हम उसको फॉलो करेंगे ताकि जो यूनिट्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाएं, ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा उस स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में. अब तक जो चीज़ें हम कर रहे थे वो हमारे एक सेपरेट इंडिविजुअल मेंबर्स थे.
जैसे हमने कॉलम डिज़ाइन कर लिया, बीम डिज़ाइन कर लिया, रिटर्निंग वॉल डिज़ाइन कर लिया। रिटर्निंग वॉल के अंदर जो है वो हमने फॉर एग्जांपल टीज डिस्कस कर लिए, या की हो गया, या बेस प्लेट हो गई, या आपका स्टेम वॉल हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास इंडिविजुअली ट्रीट हो रहे थे। अब हम जब मेगा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने तमाम चीज़ों को एज ए कम्युलेटिव लेके चलना। इसके लिए जो है वो आपका एक बैकग्राउंड नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी भी है, और इसको दिलचस्प तरीके से आप अगर इसको समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को सॉल्व करना और उसको एनालाइज करना। सो व्हाट आर द ACI बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट्स? क्या कहते हैं ACI कि व्हेनेवर टू डिफरेंट मटीरियल्स, दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जब रीइंफोर्स कंक्रीट की बात करते हैं दो डिफरेंट मटेरियल्स का कंपोजिट मटेरियल कहलाता है बेसिकली, जिसके अंदर स्टील एंड कंक्रीट एज अ कंपोजिट यूज हो रहे होते हैं। Acting together, it's understandable that the analysis for the strength of the reinforced concrete member has to be a partial empirical although rational, कि उनका जो बिहेवियर है वो वेरी कर रहा होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सम केसेस के अंदर हम उसको इजीली एज ए लीनियर ट्रीट कर रहे होते हैं, सम केसेस के अंदर जो है वो पार्शियल एम्पेरिकल और रैशनल ट्रीट हो रहा होता है, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, उसके अंदर अप डाउन्स हैं। So these semi-rational principles and methods are being constantly revised and improved. इन मेथड्स को हमने वन बाय वन, जो रैशनल सॉल्यूशंस आ रही थी, कॉम्प्लेक्सिटीज थी, उनको हमने वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ रिसर्च उनको सॉल्व किया गया, और डिफरेंट मेथड्स और चीज़ें जो है वो रिवाइज होती गई और प्रपोज होती गई। अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट जो कि मोस्टली फॉलो होता है, जिसकी गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं एनी टाइप ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में, क्योंकि उन्होंने एक लमसम पूरी दुनिया से जो है डेटा कलेक्ट करके स्टैंडर्ड्स कोड्स बेस्ड ऑन ह्यूज एक्सपीरियंसेस उन्होंने कंपाइल किया, सर्व्स एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर दीज चेंजेस इश्यूज बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट्स। ACI जो है वो मोस्टली हम फॉलो कर रहे होते हैं अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर एक ब्रॉड डेटा अवेलेबल है जो कि हमने इंडस्ट्री के अंदर हमें यूटिलाइज करना होता है। सो व्हाट आर द डिजाइन फिलोसफीज? अब टू मेजर इंपॉर्टेंट डिजाइन मेथड्स या डिजाइन फिलोसफीज हम यूज करते हैं व्हाइल एनालाइजिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर वन इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड, यह कि हम ब्रॉड के अंदर या एक मेजर पर्सपेक्टिव्स में हम दोनों मेथड जो है वो रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू देते हुए आगे चलता हूँ कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज नॉर्मली वर्क्स एट द सर्विस लोडिंग। जो लोडिंग आपकी स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट हो रही है, उसी लोडिंग को हम कंसीडर करके स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। दैट मेथड इज नोन एज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और जो स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड है उसके अंदर हम थोड़े से लोड्स जो हैं उनको हम बढ़ा देते हैं, यानी कि हमने थोड़ा सा फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जिनकी वजह से हमारी जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो है वो हम लोडिंग्स को थोड़ा सा जो एक्चुअल लोड एक्ट कर रही हैं उनसे हम बढ़ा के कंसीडर करते हैं, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ साइड पे रहे। सो स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड फोकसिंग ऑन द कंडीशंस एंड लोड्स ग्रेटर देन द सर्विस लोड्स, कि जो सर्विस लोडिंग एक्चुअल एक्ट कर रही है उससे हम थोड़ा सा बढ़ा के लोड को कंसीडर करते हैं व्हेन फेल्यूर में भी एमिनेंट, कि हमारा जो फेल्यूर है वो अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर्स हैं, उसके अंदर एमिनेंट क्राइटेरियाज है, यानी कि फेल्यूर जो है वो आपका किसी भी वक्त क्लियर हो सकता है। So therefore the strength design method is deemed conceptually more realistic to establish the structural safety। कि स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड आपका एक रियलिस्टिक अप्रोच है जिसके अंदर हम जो आपका जो डिजाइन फेल्यूर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के फेल्यूर्स, अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर्स हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए हम थोड़ा सा लोड्स को जब बढ़ा के कंसीडर करते हैं, फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उस केस के अंदर हमारा जो स्ट्रेंथ मेथड है उसको हम एक रियलिस्टिक अप्रोच कंसीडर करते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए जरूरी भी है। सो स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड हमारा जो है एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हमने यूज करना है हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को एनालाइज करने के लिए। इन द स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड द सर्विस लोड्स आर इंक्रीज सफिशिएंटली बाय फैक्टर्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम उसके अंदर वेरियस फैक्टर्स कंसीडर कर रहे होते हैं जो कि क्योंकि फेल्यूर आपके अनएक्सपेक्टेड है, तो इस वजह से जो हमारा इंक्रीज लोड कैरिंग कैपेसिटीज है वो थोड़ा सा लोड को हमने बढ़ा के जब कंसीडर किया तो हमारे पास एक मेजर जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो सेफर साइड के ऊपर चला जाता है, और इसी फैक्टर की वजह से आपका जो लोड है बेसिकली वो फैक्टर लोड कहलाता है या फैक्टर्ड सर्विस लोड कहलाता है। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड, जो आपके मेंबर्स कितनी स्ट्रेंथ को कैरी कर सकते हैं, दैट मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू कैरी द फैक्टर लोड्स। कि जब आपने लोड्स को थोड़ा सा बढ़ा के फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके कंसीडर किया तो उनकी वजह से कितना लोड आपका एक्चुअल या फैक्टर लोड जनरेट हो रहा है और कितना आपका मेंबर जो है वो कैरी कर सकता है।
तो ये दोनों चीजें जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड एंड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड ड्यू टू द कैरी फैक्टर लोड्स की वजह से जो जनरेट हो रहा है, इन कॉन्सेप्ट से बेसिकली हमारा जो है वो स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड जो जनरेट हुआ है। तो नाउ स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड इज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड असम्पशंस, कि जो आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हो जो आप स्ट्रक्चर के अंदर, वो बेसिकली डिपेंडेंट होती है आपके डिफरेंट अजम्पशंस के ऊपर या डिफरेंट बिल्डिंग कोड्स के ऊपर, डिफरेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जनरल गाइडलाइंस के ऊपर। जो जनरल गाइडलाइंस और बिल्डिंग कोड्स बेस्ड ऑन ह्यूज एक्सपीरियंस आपस में दुनिया के डिफरेंट रिसर्चर्स ने बैठ के डिफरेंट डेटा कलेक्ट करके डिफरेंट जोन से उन्होंने जो है वो बिल्डिंग कोड्स वगैरह बनाए, तो उनसे हम एक डेटा अज्यूम कर रहे होते हैं। एंड द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस यूजिंग द फैक्टर लोड्स। कि strength provided is assumed or from the codes, collected from the codes, or strength जो provided या required है that can be obtained from the different types of codes and standards by analyzing different types of factor loads also. So the strength provided has commonly referred to as an ultimate strength. कि strength जो provided है उसको हम ultimate strength भी consider करते हैं। So what are the safety provisions? कि हमारे structure के अंदर दूसरी जो important चीज आती है वो safety है। Safety against any type of loadings, safety for the human life, safety for the resources, safety for the जो है वो purpose of the building, the function of the building, कि building हमने किस purpose के लिए बनाई है, हमारा जो function है building का वो क्या है, कि एक घर है हमने बनाया है, घर जो है वो रहने के लिए है। अगर कोई additional load apply होता है तो घर के अंदर cracks वगैरह अपीयर हो जाते हैं, तो structure के अंदर बैठे बैठे आपको लग रहा होता है कि यार ये किसी भी वक्त हमारे ऊपर गिर जाएगा। तो पर्पस जो है वो अचीव होना चाहिए, पर्पस जो है वो उससे हटना नहीं चाहिए, उसके अंदर इतनी हमने एक पावर या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है ताकि स्ट्रक्चर जो है वो सेफर साइड के ऊपर रहे कम से कम। तो सेफली या सेफ्टी प्रोविजंस हैं, उसके अंदर क्या कहता है कि स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चरल मेंबर्स मस्ट ऑलवेज बी डिजाइन्ड टू कैरी सम रिजर्व लोड, कि जो आपके एलिमेंट्स हैं या इटसेल्फ होल स्ट्रक्चर है वो हमेशा इस तरह से डिजाइन करना है ताकि थोड़ा बहुत जो है वो एडिशनल रिजर्व लोड वो कैरी कर सके, अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस का लोड। फॉर एग्जांपल आपने घर है, घर बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली, आपने घर डिजाइन किया, आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, आपने जो है वो जनरेटर लिया, बाकी नीचे कोई जगह रखने की नहीं थी, आपने छत के ऊपर उसको इंस्टॉल कर लिया, लेट्स सपोज। तो ह्यूज जनरेटर जो है एक वाइब्रेशन जनरेट करता है और छत के अंदर कहीं पे एक छोटा सा क्रैक अपीयर हो गया। तो इस केस के अंदर जो है वो हमने क्या करना होता है, या एडिशनल लोड, या फॉर एग्जांपल आपने जो है वो बारिशें आ गई, जो ड्रेन्स आपने छत के ऊपर लगाए थे वो कहीं से ब्लॉकेज आ गया उन ड्रेन्स के अंदर और छत के ऊपर पानी भर गया, तो पानी का इटसेल्फ जो डेड लोड इंक्रीज हो गया, या स्नो आ गई, जो है वो बर्फबारी वगैरह हो गई, या एडिशनल जो है वो तेज हवाएं लगना शुरू हो गई, या अर्थक्वेक आ गया। तो हमें अनएक्सपेक्टेड लोड्स का कोई पता नहीं होता कि किसी वक्त वो अपीयर हो सकता है। तो इस केस के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं कि स्ट्रक्चर्स एज अ होल और स्ट्रक्चरल मेंबर्स इटसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, दोनों जो है वो थोड़ी सी एडिशनल या रिजर्व कैपेसिटी को हैंडल कर सकते हैं या कर सके। There are three major reasons why some sort of safety factor of safety are necessary in the structural design. क्यों स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर सेफ्टी फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है या जो है वो सेफ्टी क्यों जरूरी है। नंबर वन कंडीशन इज द वेरिएबिलिटी इन रेजिस्टेंस, कि मटेरियल्स की इटसेल्फ जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रही होती है। किस तरह से वेरी कर रही होती है, समटाइम्स जो है वो हम एक बीम बनाते हैं, लेट्स सपोज उस बीम के अंदर हमने जो कंक्रीट यूज किया, वी अज्यूम दैट वी आर यूजिंग 3000 psi कंक्रीट, और जब आपने 3000 psi लगा दी तो ये जरूरी नहीं है कि 100% एलिमेंट के अंदर एट एवरी ज्वाइंट एट एवरी सेक्शन आपका जो मेंबर है बीम है उसके अंदर जो है वो 3000 की स्ट्रेंथ हो हर जगह। हो सकता है एक एंड के ऊपर जो है वो 3500 psi हो सकता है मिड के अंदर जो है वो 2500 psi हो सकता है अदर एंड के ऊपर जो है वो 2800 psi हो, या पॉसिबल है कि होल मेंबर के अंदर 3000 psi हो। लेकिन कंक्रीट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज जो है वो हर मेंबर के अंदर जनरेट करना। तो रेजिस्टेंस आपकी जहां पे स्ट्रेंथ वीक हो गई वहां पे रेजिस्टेंस इटसेल्फ अफेक्ट हो गई, तो रेजिस्टेंस आपकी वेरिएट हो रही है, चेंज हो रही है। इस वजह से आपको सेफ्टी प्रोविजंस की इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी आपको इंपॉर्टेंट एक जो है वो जरूरी है इस कंडीशन की वजह से। सेकंड इज द वेरिएबिलिटी इन लोडिंग, लोडिंग का कोई पता नहीं है कि आया जो है वो डेड लोड और लाइव लोड तो हमने कंसीडर किए थे, हवाएं तेज लगना स्टार्ट हो गई, विंड्स जो है वो तेज लगना स्टार्ट हो गई, अर्थक्वेक आ गया, स्नो लोड आ गया, विंड लोड आ गया, उसके बाद जो है वो सिस्मिक लोड आ गया। तो ये हमारे पास जो लोडिंग के अंदर वेरिएबिलिटी भी आ सकती है, मैकेनिकल एंकरेज कोई लगा दिया, मैकेनिकल डिवाइस कोई आपने इंस्टॉल किया घर के अंदर। थर्ड कंडीशन इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेल्यूर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर जो है वो अपीयर होते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर।
वेरियस फेल्यूर्स जो है वो किसी तरह से कोई मेंबर जो है वो कॉलम जो है वो लॉन्ग कॉलम था बकलिंग में फेल हो गया, कॉलम जो है वो कंप्रेशन में फेल हो गया, बीम जो है वो फ्लेक्चर में फेल हो गया, बीम जो है वो शियर में फेल हो गया, स्लैब जो है वो फ्लेक्चर में फेल हो गई, स्लैब जो है वो शियर में फेल हो गई। तो वेरिएबिलिटी है फेल्यूर्स के अंदर भी जो है वो आपके पास यहाँ पे भी वेरिएबिलिटी आ जाती है। कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फेल्यूर किस तरह से अपीयर हो रहा है, उसके मेजर कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, क्यों अपीयर हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें एक अननोन है हमारे लिए। एक स्ट्रक्चर के अंदर घुस के हम देख नहीं सकते सारी चीजों को। तो इन तमाम चीजों को कंसीडर करने के लिए सेफ्टी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हमने कंसीडर करना होता है। सो वेरिएबिलिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट, स्ट्रेंथ की कंक्रीट की स्ट्रेंथ है और रीइंफोर्समेंट की स्ट्रेंथ है, दोनों जो है वो वेरिएबल हो रही होती हैं, वेरिएट कर रही होती हैं। डिफरेंस बिटवीन द बिल्ट डायमेंशंस एंड दोज फाउंड इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर जो डायमेंशंस आपको गिवन थे बिल्डिंग के अंदर, जो आपने कितना एलिमेंट्स किस तरह से आपने डायमेंशंस क्या प्रोवाइड करने थे, हो सकता है आप कुछ मिस्टेक करके डायमेंशंस आपने रिड्यूस कर दिए, स्क्वीज कर दिए। इफेक्ट्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन मेड इन द डेरिवेशन ऑफ मेंबर रेजिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन जो है वो आप आसान तरीके के चक्कर में जाने के लिए जो है वो आपने मेंबर के अंदर रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर दिया। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जिनको हमने कंसीडर करना होता है व्हाइल एनालाइजिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टू कंसीडर अ प्रॉपर सेफ्टी फॉर द स्ट्रक्चर, कि एक स्ट्रक्चर के लिए कितनी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, जितनी उसका स्ट्रक्चर का डिजाइन और फंक्शनलिटी इंपॉर्टेंट है उतनी ही हमारे लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, आपने एक बिल्डिंग बनाई, उसके ऊपर आपने रिसोर्सेज मटेरियल्स लगाए, ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स, उसके ऊपर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिकल कॉस्ट लगाई आपने, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ह्यूमंस के लिए यूज करने के लिए वो बिल्डिंग बनी हुई है, इंसान अंदर रह रहे हैं, इंसान की जो लाइफ है दैट्स प्राइसलेस बेसिकली। तो उस तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आपने जो है वो सेफ्टी को एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है। सो उसके बाद हम आते हैं लोडिंग्स के ऊपर। अब लोडिंग जो है वो बेसिकली जनरली जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। नंबर वन इज द ग्रेविटी लोडिंग एंड सेकंड इज द लैटरल लोडिंग्स। लेकिन इनको किसने कंसीडर किया या किस तरह से इसको हम कंसीडर करते हैं? सिटीज इन द यूएस जनरली बेस देयर बिल्डिंग कोड ऑन द वन ऑफ द थ्री मॉडल कोड्स, कि तीन मॉडल कोड्स थे यूएस के अंदर फॉलो होते थे। नंबर वन वाज द यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड एंड बेसिक बिल्डिंग कोड एंड थर्ड वाज द स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड। और इन तीनों को कंबाइन करके तो 2006 के अंदर इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड बनाया गया यूएस के अंदर, जो कि पूरी दुनिया फॉलो कर रही होती है। और उसको कोड्स को जो है वो उनको मेनली फॉलो अप किया गया या कंसीडर किया गया इन ASCE गाइडलाइंस, अमेरिकन सोसाइटी फॉर सिविल इंजीनियर्स मिनिमम डिजाइन लॉज फॉर द बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, जो है वो ASCE की जो डिजाइन मैनुअल से उनके अंदर ऑलरेडी हमें गिवन है। तो उन कोड से हम जो भी हमारा स्पेसिफिक डिजाइन लिमिटेशंस हैं, स्पेसिफिक डिजाइन वैल्यूज है फॉर एनी टाइप ऑफ सजेस्टेड कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स हम कंसीडर करते हैं और उनको हमारे स्ट्रक्चर के अंदर डिजाइन के अंदर यूज करते हैं। नाउ इन अदर टर्म्स वी हैव लोडिंग्स इन टर्म्स ऑफ डेड लोड के अंदर कौन सी चीजें हमारे पास आती हैं? वेट ऑफ ऑल परमानेंट कंस्ट्रक्शन, जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन है, वॉल्स हो गई, जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर आपने फिक्स कर दिए, दैट आर कंसीडर्ड एज अ डेड लोड्स। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड लोकेशन, उसका टाइम जो उसका वेट है या उसका मैग्नीट्यूड है और उसकी जो एक लोकेशन है दैट आर फिक्स्ड विल बी कंसीडर्ड एज अ परमानेंट। और परमानेंट जो चीज है आपके स्ट्रक्चर के अंदर, जो परमानेंट एक वेट अप्लाई हो रहा है मेंबर्स के अंदर, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ डेड लोड। एग्जांपल्स सच एज वॉल्स, फ्लोर्स, रूफ, सीलिंग्स, स्टेयरवेज, fixed service equipments, HVAC, pipings, weights, cables, trays, etc. can be uncertain. Sometimes जो है वो uncertain load भी आ जाते हैं, sometimes जो है वो superimposed dead loads भी आ जाते हैं। तो pavement thicknesses जो है वो भी कवर होती हैं, आपकी earth fills हैं और underground structures हैं, these all types of loadings will be considered as a dead loads। और समटाइम्स जो है वो फिक्स परमानेंट भी लोडिंग होती है, समटाइम्स जो इवन आपका डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपने फिक्स कर दिए वॉल्स के अंदर एक ही परमानेंट लोकेशन के ऊपर, दैट आल्सो विल बी कंसीडर्ड एज अ डेड लोड। एसीज हो गए, जिस तरह से एक जगह पे आपने फिक्स कर दिया, परमानेंट हो गया, वहीं पे फिक्स हो गया, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ परमानेंट लोड, और जिसको हम कंसीडर करते हैं द कैटेगरी ऑफ डेड लोड्स। और इसी तरह से हमारे पास सेकंड जो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है दैट इज कंसीडर्ड एज अ लाइव लोड्स। सो लोड्स प्रोड्यूस्ड बाय यूज एंड ऑक्यूपेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर that are considered as a live loads, कि जो as per requirement आपको जरूरत है स्ट्रक्चर के अंदर। मैक्सिमम लोड्स likely to be produced by the intended use, जो आपकी यूज की चीजें हैं that will be considered as a live loads, not less than the minimum uniformly distributed load given by the codes, कि जो मिनिमम आपको कोड की रिक्वायर्ड वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज से जो है वो आपका जो लाइव लोड्स हैं वो कम नहीं कंसिडर करने हैं आपने।
एक कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो उसके अंदर आपको एक सर्टेन वैल्यूज गिवन होती हैं, आपके इवन कपड़े जो हैं आप लाते हो, शूज जो आप लाते हैं, दैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ द लाइव लोड्स। तो इस वजह से जब हम एक लाइव लोड को कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यूज और रेंजेस गिवन है कोर्स की तरफ से, उनमें से हमने स्पेसिफिक वैल्यू चूज करनी है। मिनिमम कंसंट्रेटेड लोड्स आल्सो गिवन इन द कोर्स डॉक्यूमेंट। जिस तरह से हमारे पास एक कोड की डॉक्यूमेंट है ASCE 795 का, कि अपार्टमेंट और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आप बना रहे हो, लेट्स सपोज रेजिडेंशियल एरियाज एंड कॉरिडोर्स वी हैव, तो हम जब लाइव लोड की वैल्यू कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अंदर हम 40 PSF वैल्यू चूज कर रहे होते हैं। पब्लिक रूम्स एंड कॉरिडोर्स 100 PSF। ऑफिस बिल्डिंग्स जो हमारे पास लॉबीज हैं या फर्स्ट फ्लोर कॉरिडोर्स हैं, उनके अंदर आप 100 PSF जो है वो पाउंड पर स्क्वायर फीट जो है वो आप कंसीडर कर रहे होते हैं। ऑफिस बिल्डिंग्स के अंदर 50 PSF, कॉरिडोर्स अबव फर्स्ट फ्लोर 80 PSF। इसी तरह से आपके पास फाइल एंड कंप्यूटर रूम शैल बी डिजाइन्ड फॉर द हेवियर लोड्स बेस्ड ऑन द एंटिसिपेटेड ऑक्यूपेंसी। क्या कंप्यूटर रूम्स हैं, कंप्यूटर रूम्स के अंदर सर्वर कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, बड़े हैवी मशीनरीज लगाई जाती हैं। समटाइम्स जो है वो उन्हीं रूम्स के अंदर सर्वर को कंटिन्यू 24 घंटे के लिए रखने के लिए आप जो है वो डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिक्स या बैटरीज वगैरह इंस्टॉल करते हैं ताकि वो सिस्टम आपका कंटिन्यूटी रहे उसके अंदर। तो स्कूल्स के अंदर क्लासरूम्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, 40 एंड 80 PSF हम चूज करते हैं। फर्स्ट फ्लोर कॉरिडोर्स जो है वो 100 PSF चूज होता है। इसी तरह से आपके पास अगर स्टेयर्स एंड स्टेयर वेज आ जाते हैं, एग्जिट वेज आ जाते हैं, वहाँ पे हम 100 PSF का वैल्यू चूज कर रहे होते हैं द लाइव लोड कंडीशन के अंदर। स्टोर्स हैं, रिटेल्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, अपर फ्लोर्स, होलसेल और ऑल फ्लोर्स जो है उनके अंदर हम 175, 125 एंड 100 PSF की लोडिंग जो है द लाइव लोड कंसीडर कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की एज पर रिक्वायरमेंट जो आपकी बिल्डिंग बनाने लगे उसकी एज पर रिक्वायर्ड कंडीशंस, एज पर ऑक्यूपेंसी, एज पर नीड आप जो है वो उसकी कंडीशंस को चूज करते हैं और उसी हिसाब से जो है वो आपको रेस्पेक्टेड वैल्यू मिल जाती है लाइव लोड के लिए, जो कि आपने यूज करने होते हैं हमारे while analyzing any type of structure. So now we have another important thing is the structural system. ये स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर हमारे पास ओवरव्यू अगर हम लें तो कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 इज द बिल्डिंग सिस्टम प्राइमरी फंक्शंस, कि बिल्डिंग के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट और उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। आया वो स्कूल है, आया वो मस्जिद है, आया वो जो है वो एक आपका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, रेजिडेंशियल बंगलो है, आया जो है वो हमारे पास कॉरिडोर्स हैं, आया जो है वो हम एक सिंपल पार्किंग शेड बना रहे हैं किसी गाड़ी को खड़ा करने के लिए। सो प्राइमरी थिंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बिल्डिंग। And second, we are considering the live loads, any type of loads, and then third is the RC structural systems. कि हमने प्राइमरी फंक्शन चूज किया, उसके बाद हमने लोड्स डिसाइड किए, उसके बाद हमने जो है वो RC स्ट्रक्चरल सिस्टम चूज करना है कि हमारा सिस्टम कौन सा होना चाहिए उस बिल्डिंग के लिए। एंड थर्ड वन इज द RC स्ट्रक्चरल मेंबर्स, के सिस्टम चूज हो गया, अब मेंबर्स हम कौन से चूज करें। कि सिस्टम तो आपका कंप्लीट एक सिस्टम हो गया, फ्रेम सिस्टम हो गया लेट सपोज, शेल सिस्टम हो गया लेट सपोज, तो उसके अंदर हम मेंबर्स कौन से चूज करें। आया कॉलम, बीम्स, स्लैब्स, उसके बाद जो है वो स्लैब का कौन सा टाइप, कॉलम का कौन सा टाइप, बीम का कौन सा टाइप। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल बेसिक स्ट्रक्चरल सिस्टम का एक ओवरव्यू था जिसके अंदर हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। अब फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बिल्डिंग बेसिक जो सिस्टम का फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं बिल्डिंग के अंदर। नंबर 1 इज द नॉर्मल यूज कंडीशंस, कि आप बिल्डिंग बना रहे हो, नॉर्मल उसका यूजेज क्या है बेसिकली। मैक्सिमम कंसीडर्ड यूज साइट कंडीशंस है, यूज कंडीशंस, मैक्सिमम कंडीशंस आप फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल लोडिंग ऑफ वेरिंग इंटेंसिटीज, लोडिंग्स वगैरह, एनवायरमेंटल की लोडिंग्स वगैरह, चेंजेस जो एनवायरमेंटल आ रही हैं, सस्टेनेबिलिटी को फोकस करते हुए क्या चेंजेस आ रही हैं उनको हमने कंसीडर करना है। तो बेसिक फंक्शन जो है वो उसके अंदर ये 3 चीजें हमारे पास आ गई। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वाज द टाइप ऑफ लोड। टाइप ऑफ लोड के अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टाइप कैटेगरीज थी लोड्स की। नंबर 1 इज द ग्रेविटी लोडिंग एंड सेकंड इज द लैटरल लोड। अब ग्रेविटी लोड के अंदर हमारे पास डेल लोड, लाइव लोड, इम्पैक्ट लोड, उसके बाद स्नो लोड, रेन, फ्लड्स, ये तमाम कैटेगरीज जो है वो आपकी ग्रेविटी लोडिंग की कैटेगरी में आ जाती है। अब ग्रेविटी लोड बेसिकली जो है वो एक वर्टिकल लोड एक्ट कर रहा होता है किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर। जब भी आप एक चेयर है, चेयर के ऊपर आप बैठे हो, आपका जो लोड है वर्टिकली एक्ट कर रहा है चेयर के ऊपर, और चेयर के जो आपके चेयर के फीट हैं उनके जरिए जो आपका लोड है बेसिकली वो वर्टिकली डिफॉर्म हो रहा है इनटू द स्लैब्स, इनटू द फ्लोर्स। तो वर्टिकल डिफॉर्मेशंस जनरेट होती हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शंस जिन लोडिंग की वजह से जनरेट होती हैं, दैट बेसिकली लोड्स आर कंसीडर्ड एज अ ग्रेविटी लोड्स। अब यहाँ पे आपके पास एक सिंपल बीम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेड, लाइव, इम्पैक्ट, स्नो, रेन, फ्लड, etc जो भी आपके लोड्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं। जब एक्ट करते हैं तो आपका मेंबर जो है इस फॉर्म के अंदर डिफॉर्म करता है, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन। एंड मेंबर जो है वो आपका डेड लोड्स हैं, लाइव लोड्स हैं, दैट आर कंसीडर्ड एज अ ग्रेविटी लोड्स।
एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द लैटरल डायरेक्शन लोड, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट कर रहे होते हैं किसी भी मेंबर के अंदर, इन टर्म्स ऑफ विंड, इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक, इन टर्म्स ऑफ सॉइल प्रेशर्स, इन टर्म्स ऑफ थर्मल इंटेंसिटीज। तो जब आपके हॉरिजॉन्टल लोड किसी भी बिल्डिंग के ऊपर हम किसी बंदे को धक्का दें तो वो सीधा सीधा आगे मूव करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही आपके बिल्डिंग के ऊपर कोई लेटरल फोर्सेस एक्ट करते हैं तो बिल्डिंग जो है वो इस फॉर्म के अंदर सोए करता है, साइड्स वेग जनरेट होती है। So this will be considered as a lateral deflection. This will be considered as a lateral deflection due to winds, earthquakes, earth pressures, intensities, thermal intensities also. Or this will be considered as a vertical deflection. So here vertical deflection is due to the gravity loads and lateral deflection basically is due to the lateral forces. तो ये हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ लोड्स थे जो कि स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर आते हैं। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास आरसी स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के अंदर कौन से सिस्टम आ जाते हैं। आरसी स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर हमारे दो सिस्टम आते हैं। नंबर वन इज कंसीडर्ड एज अ फ्लोर सिस्टम एंड सेकंड इज द लैटरल लोड सिस्टम। कि अगर आप ग्रेविटी लोडिंग को कंसीडर करते हैं तो आरसी स्ट्रक्चरल सिस्टम कौन सा होना चाहिए, अगर आप लैटरल लोड कंसीडर करते हैं तो आरसी स्ट्रक्चरल सिस्टम कौन सा होना चाहिए। शायद ग्रेविटी जो है वो आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन जनरेट कर रहा है और लैटरल जो है वो लैटरल डिफ्लेक्शन जनरेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जनरेट कर रहा है, तो दोनों का सिस्टम तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अगर हम एज इट इज सिस्टम एक ही प्रोवाइड कर देंगे तो उस केस के अंदर हमारा जो मेंबर है फिर तो ये अलग अलग चीजों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप एक ही चीज बना लो। तो यहाँ पे दोनों का जब इम्पैक्ट डिफरेंट है तो हमारे पास जो है वो सिस्टम्स जो है वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। अब फ्लोर सिस्टम्स के अंदर जो हम स्लैब्स यूज करते हैं, कौन सी स्लैब यूज कर सकते हैं, फ्लैट प्लेट यूज कर सकते हैं, फ्लैट स्लैब भी यूज कर सकते हैं। फ्लैट प्लेट बेसिकली इज अ नॉर्मली अ स्लैब विदाउट एनी ड्रॉप पैनल्स, विदाउट एनी कॉलम कैपिटल्स। फ्लैट स्लैब जो है वो विद कॉलम कैपिटल्स और विद ड्रॉप पैनल्स आ जाते हैं। वन वे जॉइस्ट स्लैब सिस्टम, जिसके अंदर जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर वन वे स्लैब आपकी डिफ्लेक्ट होती है और उसके अंदर आप वन वे डायरेक्शन के अंदर स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं। एंड टू वे वैफल सिस्टम, जिसको हम रिब स्लैब भी कहते हैं, जो कि वैफल स्लैब बेसिकली आपकी कहलाती है, जिसके अंदर दोनों डायरेक्शंस के अंदर जो है वो आपकी रिब्स आ जाती हैं, छोटे छोटे बीम्स आ जाती हैं। सो फ्लैट प्लेट फ्लोर सिस्टम बेसिकली इज अ कॉलम एंड स्लैब असेंबली, जिसके अंदर कोई बीम नहीं होता। ये ऑलरेडी मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कराया हूँ लास्ट आपके ऑलमोस्ट ईयर अगो, आप जो है वो इसको चीजों को डिस्कस कराएं। अब फ्लैट प्लेट सिस्टम जो है वो बेसिकली आपका स्लैब्स जो है वो डायरेक्टली रेस्ट कर रही होती हैं कॉलम्स के ऊपर, इसमें कोई बीम नहीं होता। स्लैब कॉलम फ्रेम सिस्टम इन टू वे बेंडिंग बेसिकली हैज एन एडवांटेज सच एज इट इज सिंपल कंस्ट्रक्शन है, फ्लैट सीलिंग्स हैं, फिनिशिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाते हैं, उसके आपके जो शटरिंग कॉस्ट हैं वो भी कम हो जाती हैं। लो स्टोरी हाइट्स हैं ड्यू टू शैलो फ्लोज, उनकी कम हाइट्स होती हैं और आपकी बचत भी हो जाती है, घर जो है वो इकोनॉमिकल हो जाता है, बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली ग्रेविटी लोड को सिर्फ हैंडल कर सकता है। अगर हम लोड्स को बढ़ा के ग्रेविटी के बजाय हम लेटरल कर देते हैं तो ये सिस्टम हमारा जो है वो लेटरल लोड को बेयर नहीं कर पाएगा। तो हमने जब फ्लोर प्लेट को कंसीडर किया तो ये हमारे पास कंसीडरेशन आ गई कि ये हमारे पास एक प्लान है। लेट्स सपोज वी हैव अ प्लान लाइक दिस, और ये हमारे पास कॉलम्स हैं और कॉलम के ऊपर आपका एक स्लैब जो है वो लाइक कर रहा है और ये उसका प्लान है। जब मैं इसको एलिवेशंस में देखता हूं तो एलिवेशन में मुझे ये कंप्लीट बिल्डिंग नजर आ रही है, ग्रेविटी लोड्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी लोडिंग की वजह से मेंबर के अंदर वर्टिकल डिफ्लेक्शन जनरेट हो रही है। तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ फ्लैट प्लेट फ्लोर सिस्टम, जिस सिस्टम को हम एज अ फॉर ग्रेविटी लोडिंग्स अप्लाई करते हैं या ग्रेविटी लोडिंग्स के लिए ओनली यूज करते हैं। एंड नाउ वी हैव अ सेकंड सिस्टम बेसिकली इज अ फ्लैट प्लेट विद स्पैंड्रल बीम। अब फ्लैट प्लेट पहला था ओनली फ्लैट प्लेट, अब सेकंड है फ्लैट प्लेट विद स्पैंड्रल बीम। स्पैंड्रल बेसिकली इज एन एंड बीम होता है, जो कॉर्नर के ऊपर या एंड्स जो हैं उसके ऊपर हम एक बीम प्रोवाइड करते हैं जो कि एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि हमारा फ्लोर सिस्टम या सिंपल फ्लोर सिस्टम के अंदर कंसीडर होता है फॉर द ग्रेविटी लोडिंग पर्पसेस। इसकी एडवांटेजेस क्या होती है, ये सेम है ऑलमोस्ट एज अ फ्लैट प्लेट सिस्टम, प्लस इंक्रीज ग्रेविटी एंड लेटरल लोड रेजिस्टेंस। ये थोड़ा सा जो आपका स्पैंड्रल बीम है ये कुछ जो है वो लेटरल लोड को रेजिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये टॉर्जनल रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। टॉर्जन क्योंकि आपका एडिशनल में बीम आ गया साइड के ऊपर, तो बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई ट्विस्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस केस के अंदर ये थोड़ा सा टॉर्जन को भी रेजिस्ट करता है। एंड डिक्रीज स्लैब एज डिस्प्लेसमेंट के जो स्लैब की एजेस हैं उनके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह जनरेट होती हैं उनको भी ये रेजिस्ट करता है। अब ये आपके पास एक सिंपल
प्लान था। सिंपल प्लान के ऊपर हमने जब स्लैब है, ये येलो कलर के अंदर आपको स्लैब नजर आ रही है, ब्लैक जो डॉट्स हैं बेसिकली दीज आर कॉलम्स। अगर मैं स्लैब को कॉलम के ऊपर रेस्ट कराता हूँ और यहाँ पे मैंने एक एंड के ऊपर एक जो है वो स्पैंडल बीम प्रोवाइड किया, तो ये हमें एक एडिशनल जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि थोड़ा सा लैटरल को भी रेजिस्ट करता है और थोड़ा सा टॉर्जन को भी रेजिस्ट करता है। नाउ वी हैव अ फ्लैट प्लेट अगेन, थर्ड केस फ्लैट प्लेट अगेन विद द बीम्स फ्लोर सिस्टम। कि एक तो फ्लैट प्लेट वही है लेकिन इसके अंदर हमने बीम्स भी ऐड करा दी है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इंक्रीज द ग्रेविटी एंड लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि आप कॉलम के ऊपर सिंपली आपने स्लैब रखा था पहले केस के अंदर, दूसरे में आपने कॉर्नर के ऊपर एक स्पैंडल बीम प्रोवाइड कर दिया, थर्ड के अंदर आपने जो है वो बीम फ्लोर सिस्टम आपने मर्ज कर दिया फ्लैट प्लेट के साथ। तो ये आपको एक इंक्रीज कर देता है ग्रेविटी लोडिंग को, ग्रेविटी कैपेसिटी को, ग्रेविटी लोडिंग कैपेसिटी को, एंड ऑल्सो जो है वो लेटरल लोड जो रेजिस्टेंस है उसको भी बढ़ा देता है। उसके बाद ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, फ्लैट सीलिंग्स हैं, रिड्यूस फिनिशिंग कॉस्ट वगैरह कम आती है इस केस के अंदर। और ये आपके पास जो है वो मेंबर आ गया कि अगेन फ्लैट प्लेट था जो हमारे पास ये कॉलम्स के ऊपर रेस्ट कर रहा था और हमने एडिशनल जो है वो बीम्स प्रोवाइड कर दी है, जो कि हमारे मेंबर के अंदर एक एडिशनल रेजिस्टेंस बढ़ा देता है अगेंस्ट ग्रेविटी लोडिंग्स एंड आल्सो अगेंस्ट द लैटरल लोडिंग्स। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लैट स्लेब फ्लोर सिस्टम, कि ये तीन केसेस थे फ्लैट प्लेट सिस्टम के, जिसके अंदर सबसे पहले हमने सिंपल फ्लैट प्लेट रखा, सेकंड के अंदर हमने स्पैंडल बीम यूज किया, थर्ड के अंदर हमने फ्लोर सिस्टम विद बीम्स कंसीडर किया फ्लैट प्लेट। अब फोर्थ जो सिस्टम है बेसिकली दैट इज फ्लैट स्लैब फ्लोर सिस्टम। अब फ्लैट स्लैब के अंदर हम वही फ्लैट प्लेट है जिसके अंदर हम ड्रॉप पैनल्स एंड कॉलम कैपिटल्स यूज करते हैं, यानी कि फ्लैट प्लेट विद ड्रॉप पैनल्स एंड shear capitals and or column capitals basically is considered the flat slab floor system. It will reduce slab displacements, increase slab shear resistance, relatively flat ceilings, reduce finishing costs also, low story heights due to shallow floors. ये आपके पास ओवरऑल ऑलमोस्ट सिमिलर है जो आपका फर्स्ट केस था फ्लैट प्लेट सिस्टम का, उससे ऑलमोस्ट सिमिलर या मिलता जुलता है। इसके अंदर जो है वो ड्रॉप पैनल्स और कॉलम कैपिटल्स या कॉलम कैपिटल को हम शेयर कैपिटल्स भी कहते हैं, तो शेयर कैपिटल्स की वजह से ये शेयर रेजिस्टेंस जो है वो मेंबर की बढ़ा देता है, ये उसको रेजिस्ट करता है, लेकिन लैटरल जो प्रेशर्स हैं उनको ये इतना ज़्यादा फेस नहीं कर पाता, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट लाइक अ फर्स्ट टाइप। ये हमारे पास आ गया कि यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है छोटा सा ब्लैक जो स्पॉट नजर आ रहा है अंदर वाला, ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम कैपिटल है और या आपका ड्रॉप पैनल है बेसिकली, और ये आपकी कॉलम या ड्रॉप पैनल जो है वो कंबाइन नजर आ रहे हैं प्लान के अंदर। एलिवेशन में अगर आप देखते हैं तो इस तरह से आपको नजर आ रहे होते हैं, ये आपके कॉलम्स या ड्रॉप पैनल्स हो गए और ये आपका कॉलम जो है वो बेसिकली आपका ड्रॉप पैनल विद कॉलम कैपिटल हो गए सारे। तो जब आप इसके ऊपर ग्रेविटी लोडिंग अप्लाई करते हैं तो ये डिफॉर्मेशंस जो है वो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जनरेट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिफॉर्मेशंस हैं वो फर्स्ट जो फ्लैट प्लेट सिस्टम था उससे बहुत कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके इस मेंबर के अंदर यहाँ पे थिकनेसेस वगैरह जो है वो बढ़ जाती हैं, इस वजह से डिफ्लेक्शन जो है वो मेंबर के अंदर कम हो जाती है सिग्निफिकेंटली। उसके बाद हम आते हैं वन वे जॉइस्ट फ्लोर सिस्टम। अब जॉइस्ट फ्लोर सिस्टम इस टाइप ऑफ अ रिब्ड सिस्टम जिसके अंदर हम रिब्स प्रोवाइड करते हैं वन वे डायरेक्शन के अंदर। यानी वन वे स्लैब क्या होता है बेसिकली कि व्हेन स्लैब इज डिफ्लेक्टिंग इन वन डायरेक्शन और व्हेन स्लैब इज डिफ्लेक्टिंग इन टू डायरेक्शन, जिसकी वजह से आप दोनों डायरेक्शंस के अंदर रिइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हो, दैट स्लैब इज कंसीडर्ड अ टू वे स्लैब। तो दो वेज के अंदर स्लैब आपकी डिफ्लेक्ट हो रही है, जब आपकी स्लैब एक वे के अंदर डिफ्लेक्ट होती है हम उसको कंसीडर करते हैं वन वे स्लैब। तो वन वे जॉइस्ट स्लैब यानी कि वन वे रिब्ड स्लैब जिसके अंदर हम रिब्स प्रोवाइड करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? लॉन्गर स्पैन्स विद हेवियर लोड्स, रिड्यूस डेड लोड ड्यू टू द वॉइड्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ETC कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द वॉइड्स, गुड वाइब्रेशन रेजिस्टेंस, कि आपकी स्लैब है उसके अंदर आप डक्ट्स प्रोवाइड कर देते हो रिब्स के जरिए। ओपनिंग जिस तरह से आपके ऑडिटोरियम्स हैं, हमारे ISP के अंदर जो ऑडिटोरियम्स हैं उनके अंदर जो स्लैब्स हैं बेसिकली दैट आर कंसीडर्ड एज अ जॉइस्ट फ्लोर सिस्टम। जॉइस्ट फ्लोर सिस्टम या वैफल फ्लोर सिस्टम जिसके अंदर हम जो है वो डक्ट्स वगैरह ओपन कर देते हैं, जिसके अंदर बाद में आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा सकते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी एडिशनल जो है वो एक तो लॉन्गर स्पैन्स भी आप बना सकते हो जो क्या हैवियर लोड्स वगैरह के कैरी कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो वाइब्रेशन रेजिस्टेंस इटसेल्फ इसका जो है वो बढ़ जाता है। टोटल जो लोड है स्लैब का अपना वजन वो भी कम हो जाता है क्योंकि इसके अंदर वॉइड्स आप प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो आपके पास वन वे जॉइस्ट फ्लोर सिस्टम आ गया जिसके अंदर हमने ये छोटी छोटी जो आपको नजर आ रही है दीज आर बेसिकली कंसीडर्ड एज अ रिब्स
और रिब्स का अगर मैं एक प्लान के अंदर या एक एलिवेशन के अंदर अगर हम चेक करें तो ये स्लैब हमारा बेसिकली स्लैब की थिकनेस है और ये आपके पास जो है वो रिब्स नजर आ रही है। तो ये कम्युलेटिवली जो है वो एज एन एक्ट कर रहा होता है इस तरह से। नाउ वी हैव अ टू वे जॉइस्ट फ्लोर सिस्टम जिसको हम वाइफल स्लैब कहते हैं। पिछले की तरह ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके अंदर जो है वो हम वन डायरेक्शन के अंदर स्लैब्स प्रोवाइड कर रहे थे रिब्स, इसके अंदर जो है वो हम टू डायरेक्शंस के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। एडवांटेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। लॉन्गर स्पैन्स विद हेवियर लोड्स, reduced dead load due to voids, electrical and mechanical appliances can also be placed, good vibration resistance, attractive ceilings, जो कि मोस्टली आपको ऑडिटोरियम्स के अंदर नजर आ रही होती है। तो इनका जो सिस्टम है बेसिकली वो इस तरह से काम कर रहा होता है कि टू डायरेक्शंस के अंदर हमने जो है वो स्लैब्स को प्रोवाइड किया। दिस इज कंसीडर्ड एज अ वाइफल स्लैब। अब हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट आरसी सिस्टम आ जाता है, स्ट्रक्चरल सिस्टम, दैट इज लैटरल लोड सिस्टम। ये था हमारा पहला जो सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज बेसिकली फॉर द फ्लोर सिस्टम्स अंडर ग्रेविटी लोडिंग्स। अब हम जो सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज द लैटरल लोड सिस्टम्स, कि जब आपके पास ग्रेविटी एंड हॉरिजॉन्टल लोड दोनों कम्युलेटिवली एक्ट कर रहे हो तो उस वक्त आप क्या करते हैं। सो लैटरल लोड सिस्टम्स बेसिकली इज कंसीडर्ड एज अ फ्रेम ओवरव्यू। उसके अंदर हम फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका हम ओवरव्यू लेते हैं कि फ्रेम सिस्टम के अंदर हम फ्लैट प्लेट और फ्लैट स्लैब एज अ कम्युलेटिव दोनों यूज कर सकते हैं। कॉलम विद एंड विदाउट ड्रॉप पैनल्स और कैपिटल फ्रेम सिस्टम्स, इसके अंदर आप एक कंप्लीट फ्रेम सिस्टम स्ट्रक्चर बनाते हो जिसके अंदर आप फ्लैट स्लैब्स भी यूज कर सकते हैं और फ्लैट प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं। बीम कॉलम फ्रेम सिस्टम, जिसके अंदर कॉलम और बीम्स जो है वो आपस में कनेक्टेड सिस्टम भी बना सकते हैं। शेयर वॉल सिस्टम भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके अंदर बिल्डिंग फ्रेम एंड पियरिंग वॉल्स या शेयर वॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं। और ड्यूअल सिस्टम जिसके अंदर फ्रेम्स एंड शेयर वॉल्स को एज अ कम्युलेटिव एज अ कंबाइंड भी यूज किया जा सकता है। फ्रेम बेसिकली इज अ कोप्लेनर सिस्टम ऑफ बीम और स्लैब एंड कॉलम एलिमेंट्स डोमिनेटेड बाय अ फ्लेक्सुरल डिफॉर्मेशन। अब फ्रेम बेसिकली क्या कहलाता है कि जैसे आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एक फ्रेम बनते हुए देखते हैं कि हम जस्ट लाइक फ्लैट हो गए या फ्लैट जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं या कोई शॉपिंग मॉल, जैसे अभी मुल्तान के अंदर ये जो नया जो मॉल बन रहा है इधर मेट्रो का, जो ये बहादुरपुर मेट्रो स्टेशन के पास अगर आप देखें तो ये पूरा एक जो नेटवर्क बना रही है दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेम नेटवर्क। और इस फ्रेम के अंदर आपके जो कॉलम्स हैं वो बीम्स के साथ एक प्रॉपर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं और उनके साथ एडिशनल के अंदर हम जो है वो शेयर वॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इन प्लेनर 2 डायमेंशनल आपको इस तरह से नजर आ रहा है। इन एलिवेशन अगर आप इसको 3 डायमेंशनल प्लान के व्यू में देखें अगर आप, तो ये आपको जो है वो कॉलम्स और बीम्स का आपको एक नेटवर्क कंप्लीट नजर आ रहा है। इसके साथ आप जो है वो स्लैब्स के अंदर आप जो है वो फ्लैट प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं और फ्लैट स्लैब्स भी यूज कर सकते हैं। अगर हम ग्रेविटी लोडिंग इस फ्रेम के ऊपर कंसीडर करें तो ग्रेविटी लोडिंग फ्रेम को इस तरह से डिफॉर्म करता है। कंप्लीट मेंबर्स कॉलम जो है वो आपके डिफॉर्म हो गए और मेंबर्स जो बीम्स हैं वो आपके डिफॉर्म हो गए। अगर हम लेटरल डिफॉर्मेशन कंसीडर करें तो लेटरल डिफॉर्मेशन इस तरह से कंसीडर होती है, जैसे लोडिंग एक्ट करती है ब्लू लाइन जो है वो आपको डिफॉर्मेशन शो करा रहा है। हॉरिजॉन्टल या जो लेटरल डिफ्लेक्शन कंसीडर कर लो या लेटरल लोडिंग की वजह से लेटरल डिफॉर्मेशन कंसीडर हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आरसी स्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर फ्रेम की क्या एडवांटेजेस हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ फ्लोर स्पेस सच एज ऑप्टिमल फॉर ऑफिस बिल्डिंग्स, रिटेल्स, पार्किंग स्ट्रक्चर्स वेयर ओपन स्पेस इज रिक्वायर्ड। कि आप अपनी मर्जी से फ्रेम आपने डेवलप किया, उसके अंदर फिर बाद में आप पार्टीशंस वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्टिमम फ्लोर स्पेस जो है वो उसको आप जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आप बना सकते हैं। रिलेटिवली सिंपल एंड एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ये सिंपल भी है और आपको इसके लिए ह्यूज एक्सपीरियंस भी चाहिए कि आप जो है वो इसको इजीली बना सकें और इजीली इसको जो है वो अपना इन रियलिटी इसको आप यूटिलाइज करवा सकें और इसके एडवांटेजेस को आप गेन कर सकें हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर। इन हॉस्टन मोस्ट फ्रेम्स आर मेड ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, जो कि पूरी दुनिया में आजकल तो खैर हॉस्टन का तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे आरसी स्ट्रक्चर्स हैं या रिइंफोर्स्ड कंक्रीट जो है वो मोस्टली फ्रेम्स के लिए यूज होता है स्टील के कंपैरेटिवली में। जनरल इकोनॉमिकल फॉर लो टू मिड राइज कंस्ट्रक्शन, कि आपकी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं 3 से लेके आप ऑनवर्ड जैसे ही जाते हो अप टू 20 स्टोरी बिल्डिंग्स तक, तो आपकी जो है वो फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो आपको इकोनॉमिकल पड़ जाता है। लेस देन 20 स्टोरीज जो है वो हम फ्रेम वगैरह यूज करते हैं। फ्रेम की डिसएडवांटेजेस क्या है बेसिकली कि फ्रेम्स आर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स एंड लेटरल डिफ्लेक्शंस जनरली कंट्रोल द डिजाइन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग विद ग्रेटर देन अबाउट 4 स्टोरीज।
कि जैसे ही आप 4 स्टोरी से ऊपर बढ़ते हो लैटरल डिफॉर्मेशंस या लैटरल डिफ्लेक्शंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपीयर होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से ये एक डिसएडवांटेज है फ्रेम सिस्टम का। Note that the concrete frames are about 8 times stiffer than the steel frames of the same strength. कि अगर आप कंक्रीट की और स्टील की सिमिलर स्ट्रेंथ के फ्रेम्स बनाओ तो कंक्रीट जो है वो आपका 8 टाइम्स ज़्यादा स्टिफर है as compared to the steel frames. Span lengths are limited when using the normal reinforced concrete, generally less than about 40 feet. For maximum up to 50 feet, span lengths can also be increased by using the pre-stressing concrete. कि इसके अंदर जो फ्रेम के एक जो पार्टीशंस होते हैं या फ्रेम की जो ओपनिंग्स होती हैं उनके अंदर जो आप लेंथ प्रोवाइड करते हैं इस फ्रेम्स के अंदर, जो मेंबर की जो लेंथ है ये आपकी मैक्सिमम लिमिटेड है 40 to 50 फीट तक। नॉर्मल वेट कंक्रीट की अगर हम बात करें तो, नॉर्मल रीइंफोर्स कंक्रीट की बात करें तो, अगर हम प्रीस्ट्रेसिंग के अंदर जाते हैं तो इस लेंथ को आप बढ़ा भी सकते हैं, इवन अप टू 150 फीट तक आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे फ्रेम कंस्ट्रक्शन के। ये आपके पास शेयर वॉल्स हैं, शेयर वॉल लैटरल लोड सिस्टम्स, कि शेयर वॉल किस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्ट्रक्चरल सिस्टम था, फ्रेम नेटवर्क सिस्टम था जिसके अंदर आपने शेयर वॉल्स प्रोवाइड कर दिए कि लैटरल लोड जैसे ही मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं ये शेयर वॉल्स जो है वो उसको सिग्निफिकेंटली रेजिस्ट करते हैं। हायरली उसको रेजिस्ट करने से आपकी जो लैटरल डिफॉर्मेशंस है उनको वो स्ट्रक्चर बियर कर लेता है और दोनों लोडिंग्स के अंदर, लैटरल डिफ्लेक्शंस के अंदर भी और ग्रेविटी लोडिंग्स के अंदर भी स्ट्रक्चर आपका सक्सेसफुली परफॉर्म करता है। अगर शेयर वॉल्स के अंदर हम लैटरल डिफॉर्मेशंस चेक करें, शेयर डिफॉर्मेशंस, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो इटसेल्फ इसी मेंबर के अंदर उन चीज़ों को रेजिस्ट कर लेता है, बजाय उसके अंदर एक लैटरल प्रॉपर जो स्ट्रक्चर जो है वो टिल्ट होने के या सोई डायरेक्शन के अंदर साइड्स पे मूवमेंट जनरेट करने के बजाय। उसके बाद हमारे पास समटाइम्स हम एलिवेटर्स भी यूज़ करते हैं। एलिवेटर्स के सराउंडिंग के अंदर जो है वो हम एक शेयर वॉल प्रोवाइड करते हैं। ये आपका नॉर्मल फ्रेम सिस्टम स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हम ग्रेविटी फ्रेम कंसीडर करते हैं और ये आपकी शेयर वॉल्स हैं। शेयर वॉल्स को आपस में जो है वो कपलिंग बीम्स के जरिए कनेक्ट किया गया है ताकि ये ओवरऑल जो शेयर वॉल्स हैं या ये जो होल है ये ओवरऑल इस फ्रेम को रेजिस्ट कर रहा होता है या फ्रेम को कंट्रोल कर रहा होता है और फ्रेम के अंदर जो भी लेटरल डायरेक्शंस वगैरह मूव होती हैं, जनरेट होती हैं, ये इंटरनल जो शेयर वॉल्स हैं बेसिकली उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रेजिस्ट करती हैं मेंबर को किसी भी लेटरल डायरेक्शन के अंदर मूव करने से। सो नाउ आरसी स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के अंदर हमारा जो आखिरी लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द स्ट्रक्चरल मेंबर्स। कि जब हम मेंबर्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स की, एक तो सिस्टम हो गया कम्युलेटिव कंबाइंड एज अ फ्रेम सिस्टम हो गया। अब हम उस फ्रेम सिस्टम के अंदर हमारे जो मेंबर्स लगे हुए होते हैं दैट मेंबर्स आर बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स, प्लेट्स, शेल्स, फोल्डेड प्लेट्स, वॉल्स, डायाफ्राम्स, शेयर वॉल्स। तो ये तमाम जो मेंबर्स हैं दैट बेसिकली आर इंडिविजुअल मेंबर्स। इन मेंबर्स को हम कंबाइन करके पूरा फ्रेम और स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम इसके अंदर एक बीम कंसीडर करें, लेट्स सपोज अ बीम एलिमेंट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग एंड शियर कम्युलेटिव, अगर हमारा बीम है उसके अंदर जो है वो हमारे पास शियर के फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं और बेंडिंग मोमेंट के फोर्सेस भी एक्ट कर सकते हैं। इसी बेंडिंग मोमेंट फोर्सेस और शियर की वजह से जो है वो फ्लेक्सुरल एंड शियर फेल्यूर्स अपीयर होते हैं और मेंबर के अंदर EIA बेसिकली आपका एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड नोट्स ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करा रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास मेंबर्स के अंदर इसी बीम के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो स्ट्रेसेस होती हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस। उसके बाद हमारे पास डिफॉर्मेशंस हैं, लोड सपोर्ट कंडीशंस हैं और उसके बाद हम स्टिफनेसेस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल बेंडिंग कंडीशन के अंदर और स्टिफनेसेस जो है वो बेसिकली हमारी शेयर कंडीशन के अंदर किस तरह से कैलकुलेट होती हैं। तो ये तमाम जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, हम जब भी कोई एलिमेंट डिज़ाइन करते हैं उन एलिमेंट्स के लिए हमारे पास नॉर्मल शेयर फोर्सेस, बेंडिंग मूवमेंट्स, नॉर्मल फोर्सेस किस तरह से एक्ट करते हैं, उनकी वजह से क्या शेयर फोर्स जनरेट हो रहा है, क्या बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रही है और उन बेंडिंग मूवमेंट्स और शेयर फोर्सेस की वजह से उस मेंबर को हम एनालाइज और डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह से बीम की तरह अगर आप एक कॉलम का एलिमेंट लेते हैं तो कॉलम के अंदर आपके पास जो है वो 3 चीज़ें आ गई। एक बेंडिंग का रिएक्शन आ गया, बेंडिंग किस तरह से एक्ट कर रही होती है, शेयर और साथ में जो है एक एक्सियल डिफॉर्मेशंस है। एक्सियल यानी कि आपका एक वर्टिकल लोड एक्ट कर रहा है उसी कॉलम के ऊपर। तो ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल या फोर्स प्रेशर जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं F यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स है या एक्सियल लोड है और V जो है वो रिप्रेजेंट करा रहा है आपकी शेयर फोर्स को और M जो है वो रिप्रेजेंट करा रहा है आपकी मूवमेंट को, बेंडिंग को। तो उसके अंदर भी हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस इन A डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेसेस इन अदर डायरेक्शन, X एक्सिस, Y एक्सिस। उसके बाद हमारे पास शेयर डायरेक्शंस हैं, स्टिफनेसेस हैं, डिफॉर्मेशंस हैं।
ये तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी जो है वो स्पेसिफिकली हर कोर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा अलग अलग पढ़ आए हो। यहाँ पे आपको एक कम्युलेटिवली एक ओवरऑल मेंबर आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद क्योंकि हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को एनालाइज करना है कंप्लीटली, 6 स्टोरी और 7 स्टोरी हमने कंसिडर करनी है, तो उसके अंदर आपकी तमाम चीज़ें जो है वो यूज़ होनी है ताकि आपको एक नो हाउ आ जाए उस चीज़ों की। तो ये था कॉलम के एलिमेंट का। अगर हम स्लैब की या प्लेट एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास मेंबर सब्जेक्टेड टू अ बाई डायरेक्शनल बेंडिंग एंड शियर। स्लैब के अंदर आपका एक तो चारों तरफ से जो है वो पूरी प्लेट है कंप्लीट, या स्लैब है पूरी कंप्लीट, तो दोनों डायरेक्शन, चारों डायरेक्शंस के अंदर जो है वो आपकी मूवमेंट्स भी जनरेट हो रही हैं और शेयर भी जनरेट हो रहा है। तो वहाँ पे हमारे पास मूवमेंट्स आ जाती हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड शेयर्स आ जाते हैं जेड एक्सिस के अंदर। उसके बाद हमारे पास डिफॉर्मेशंस आ जाती हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अंदर। तो पूरी प्लेट है कंप्लीट जिसके अंदर आपके फोर्सेज, जैसा एक बुक है आपके पास, तो बुक के दोनों सरफेसेस को आप अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करवाना स्टार्ट करो, तो बुक जो है वो आपकी एक पूरे जो उसके डायमेंशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब आप एक स्लैब को जो है वो सरफेसेस के ऊपर या उसकी जो कॉर्नर्स के ऊपर बेंडिंग्स या फोर्सेस अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है वो डिफॉर्मेशंस जनरेट होती हैं। तो हम किस तरह से उनको कंसीडर कर रहे होते हैं। In the case of walls or diaphragm elements, member normally subjected to a shear जो है वो आपका फॉर एग्जांपल एक वॉल के ऊपर किस तरह से कर रहे होते हैं, ये shears हैं और वॉल का जो है वो रिजल्टिंग डायग्राम इस तरह से बन जाती है। तो ओवरऑल जो है वो आपकी वॉल्स के अंदर भी किस तरह से shear की वजह से इफेक्ट जो है वो जनरेट होते हैं। मैक्सिमम shear फोर्सेज हैं एक्स एक्सिस के अंदर और टोटल डिफॉर्मेशन जो है वो कितनी जनरेट हुई वॉल्स और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर, उनको हम कंसीडर करते हैं आरसी स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर। That's all for today. Now we have an assignment number 9. Explain the following terms. First of all, please discuss or explain the strength design method. What are the basic requirements or criteria how we analyze for the analyzing of any type of structure, हम strength design method को किस तरह से consider करते हैं। और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने डिस्कस करनी है दैट आर द सेफ्टी प्रोविजंस जो है वो आप किस तरह से कंसीडर करते हैं। एंड थर्ड इज द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल सिस्टम फॉर लैटरल लोड्स ओनली। जो हमने सिस्टम डिस्कस किए थे फॉर ग्रेविटी लोड्स और फॉर द लैटरल लोड्स, उसमें से आपने जो यहाँ पे डिस्कस करने हैं इन असाइनमेंट नंबर 9, यू हैव टू ओनली डिस्कस द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल सिस्टम फॉर लैटरल लोड्स ओनली। इसके अंदर आपकी फ्रेम्स हैं, फ्रेम की एडवांटेजेस आ गई, और ऊपर जो हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटी लोड्स के लिए, उनमें से भी जो आपके लैटरल को रेजिस्ट कर सकते हैं वो भी आपने यहाँ पे हाईलाइट कराने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।